Good morning all of you. Welcome all of you. So आज हम आए हैं आपके साथ एक नए सब्जेक्ट की एक नई शुरुआत करने। नाम पढ़ के आप जान सक रहे हैं, इट्स अबाउट CS प्रोफेशनल एडवांस टैक्स लॉज। आप सबको छोटी सी बातें मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे। आज की क्लास में हम सिर्फ इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, बेसिक समझेंगे और बेस क्लियर करेंगे। ठीक है, आज सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी क्लास है हमारी, जो हम सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे, एडवांस टैक्स लॉज। Sir, first of all, very good morning to all of you, good afternoon to all of you, and a very good day to all of you. आपका दिन शुभ रहे, मंगलमय रहे, ये मेरी सबसे पहली दुआ है आप लोगों के लिए। एंड सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कंग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू, क्योंकि आज जब आप ये क्लास कर रहे हैं मेरे साथ CS प्रोफेशनल लेवल पे, तो इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि आप लोग अपना एग्जीक्यूटिव लेवल क्वालिफाई करके यहाँ तक आए हैं। सो अ बिग कंग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। वेरी वेरी गुड फीलिंग यू हैव कि आप एक नए लेवल पे आ चुके हैं, एक नए स्टेज पे आए हैं अपनी लाइफ के। एक पड़ाव और क्लोज हैं आप अपनी जिंदगी के सबसे बड़े सपने को पूरा करने के लिए, दैट इज प्रीफिक्स ऑफ CS इन फ्रंट ऑफ योर नेम, ताकि आपका नाम जैसे साक्षी है, सुरभि है या प्रदीप है या जो भी है, आप अपने नाम के आगे जो ये प्रीफिक्स चाहते हैं, CS लाइक CS सुरभि, CS स्वाति, CS श्रेया या एनी अदर नेम यू कैन से, तो आप सब लोग अपनी लाइफ के एक नए पड़ाव पे आए हैं और एक स्टेप और क्लोजर आ गए हैं इस मैजिकल वर्ड को पाने के लिए, दैट इज टू बी अ CS, राइट? सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू, बट यू ऑलवेज नो विद द नेक्स्ट स्टेज ऑलवेज कम्स अ बिगर रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट? आपने एक स्टेज पार करी, वो आपके लिए सबसे पहले आपने CSWT क्लियर या फाउंडेशन क्लियर किया, वो क्वालिफाई करके आप लोग नेक्स्ट स्टेज पे आए जो थी एग्जीक्यूटिव लेवल। आपने जब CSWT क्वालिफाई किया या फाउंडेशन क्वालिफाई किया तो आप बहुत यंग से स्टूडेंट्स होंगे। आपने फिर उसको क्वालिफाई करके एक नई स्टेज पे आए जिसमें आपने लेवल को, एग्जामिनेशन को टफर होते हुए देखा, ज़्यादा टिपिकल होते हुए देखा। फिर जैसे अब आप आगे बढ़े, आगे जाके जाना कि एग्जीक्यूटिव लेवल कितना डिफिकल्ट हो सकता है, कितना टफ हो सकता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे जो एग्जी में फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करते हुए आ रहे हैं, फर्स्ट मॉड्यूल फर्स्ट अटेम्प्ट में, सेकंड मॉड्यूल फर्स्ट अटेम्प्ट में, या फिर ऐसा भी हो सकता है दोनों मॉड्यूल्स फर्स्ट अटेम्प्ट में आप क्वालिफाई करते हुए आ रहे हैं। वेरी कंग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू ऑल्सो। कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो कुछ अटेम्प्ट में फेल होकर आगे आ रहे हैं, बट आज अगर हम बात करें तो आप सब लोग सेम लेवल पे हैं, आप लोग अपनी लाइफ के नेक्स्ट लेवल पे आ चुके हैं, राइट? सही कह रहा हूं ना मैं? राइट सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बट हाँ, एक चीज आप समझिए, जब आपने फाउंडेशन या CSWT लेवल क्वालिफाई किया था, तब उस टाइम पे आपको सबसे पहली बात ये बताई गई थी, डे ड्रीमिंग डेज आर ओवर, नाउ द स्टेज विल बी डिफिकल्ट, नाउ यू हैव टू स्टडी मोर, यू हैव टू स्टडी इन अ डिफरेंट वे, यू हैव टू स्टडी मोर प्रोफेशनल वे। बट नाउ आई टेल यू वन मोर थिंग, जो आप उसमें ऐड कर लीजिए, अब आप है प्रोफेशनल लेवल पे, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है? इस एग्जाम को क्वालिफाई करके, प्रोफेशनल लेवल एग्जाम्स क्वालिफाई करके आप लोग बन जाएंगे CS। तो जो इन एग्जामिनेशंस का लेवल है, जो इन एग्जामिनेशंस का पॉइंट ऑफ व्यू है, जो एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू चाहता है आपसे जब वो एग्जाम बना रहा होता है, या फिर जो चेकर आपका एग्जाम चेक कर रहा होता है, वो ये होता है कि ये पेपर पास करते ही आप प्रोफेशनल हैं, तो ही एक्सपेक्ट्स प्रोफेशनल लेवल नॉलेज फ्रॉम यू। तो वो एग्जाम में ऐसा एक्सपेक्ट करता है कि एक बच्चा बैठ के एग्जाम नहीं दे रहा, एक प्रोफेशनल बैठ के वो एग्जाम दे रहा है। सो एवरी पर्सन चेकिंग योर एग्जाम्स, इवन योर एग्जाम सेटर, योर इंस्टीट्यूट, एवरीवन बिलीव्स दैट कि ये जो एग्जाम आज आप दे रहे हैं, ये आप प्रोफेशनल लेवल के तरीके से देंगे, प्रोफेशनल के तरीके से आपको एग्जाम को प्रेजेंट करेंगे, प्रोफेशनल के तरीके से एग्जाम में आंसर्स लिख के आएंगे, और आपकी जो नॉलेज है वो सिर्फ लॉ की नहीं होगी, लॉ की इंटरप्रिटेशन की होगी, लॉ को अप्लाई करने की होगी। सो गुड मॉर्निंग, ये गुड मॉर्निंग जागने के लिए नहीं था, ये गुड मॉर्निंग था अब बकअप कर लो, अब आप एक नई स्टेज में आ रहे हो, नए लेवल पे आ रहे हो। यहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव लेवल वाला बचपना या थोड़ा बहुत आपने वो चीजें करी हैं, अब उसको छोड़ के
आने वाले टाइम में इस एग्जाम्स के लिए हमें बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है और अपनी नॉलेज को उतना डीप बनाना है, राइट। तो हमें उसी तरीके से इस पूरे नॉलेज को लेके चलना है और उसी तरीके से इसके अंदर पढ़ के चलना है, राइट। ये बात हमेशा याद रखिएगा। तो इस सब्जेक्ट को हम उसी डीप नॉलेज के साथ, उसी डीप एंथुसियाज्म के साथ पढ़ेंगे और हमारा मेन मोटिव ये रहेगा कि हम लॉ को उस तरीके से इंटरप्रेट कर सकें कि हम लॉ को अप्लाई करना सीख सकें, ताकि हमें फ्यूचर में कभी लॉ अप्लाई करना हो, लॉ में चीजें करनी हो तो हमें दिक्कत ना आए, राइट सर। हमारे सब्जेक्ट का नाम क्या है? एडवांस टैक्स लॉज। ये हम पढ़ रहे हैं आज आपके साथ मॉड्यूल 1 ऑफ CS प्रोफेशनल लेवल, राइट। सो अभी तक आप लोग खुशी में थे, खुशी वाला टाइम है, हाँ भाई हमने क्वालिफाई कर लिया, बट नाउ इट्स टाइम कि आप इस खुशी से बाहर निकलें, इस सब चीजों से बाहर निकल पाएं और आगे चल के अपने लाइफ के ऊपर, अपने एग्जाम्स के ऊपर एक अलग लेवल से ध्यान दें। और अभी से आपको लगना पड़ेगा, क्योंकि प्रोफेशनल लेवल आपको बहुत कम टाइम में देना है, राइट। दिसंबर में आपके एग्जाम्स होंगे, तो उसी लिए मैं आपके साथ एक बात कहने जा रहा हूं कि प्लीज अब जो आपकी पढ़ाई है वो HG लेवल के तरीके से नहीं होगी। वहां सिर्फ जो दिया हुआ था आपने याद कर लिया और हो गया, वो नहीं चलता है। यहाँ पे इस लेवल पे आके हमें लॉ की इंटरप्रिटेशन समझनी पड़ेगी, हमें बहुत जगह बेयर एक्ट को रीड करना समझना पड़ेगा, बेयर एक्ट को अंडरस्टैंड करना समझना पड़ेगा, और मेजर थिंग बेयर एक्ट की इंटरप्रिटेशन करनी सीखनी होगी। तो ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगी। So first of all, a very warm welcome to all of you. आप लोगों का हार्दिक स्वागत है अपनी लाइफ के नेक्स्ट स्टेज में, जो कि है CS प्रोफेशनल लेवल। मैं दोबारा आपका वेलकम कर रहा हूं, राइट। आप एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज अपनी लाइफ की 8 पार कर चुके हैं, और ये 8 स्टेज और मतलब मान लीजिए आपने 3 सीढ़ियां हैं जो काफी गैप में है, बड़ी बड़ी सीढ़ियां हैं, आपने 2 सीढ़ियां पार कर ली हैं अपने सपने को पूरा करने के लिए, ये तीसरी सीढ़ी है जो हमें पूरी करनी है, राइट सर। चलिए देखिए, अब मैं आपको कुछ चीजें इस एग्जाम के बारे में बताना चाहूंगा, इस सब्जेक्ट के बारे में बताना चाहूंगा। जैसे मैंने आपको कहा था, आज की हमारी जो क्लास है वो पूरी की पूरी इंट्रोडक्टरी क्लास होगी। हम सिर्फ इंट्रोडक्शन लेंगे अपने सब्जेक्ट का। नेक्स्ट क्लास में भी हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन ही चलता रहेगा, क्योंकि 1-2 क्लासेस या फिर 3 क्लासेस तक हमारा मेन कंसेप्ट रहेगा कि आपको इस सब्जेक्ट से रूबरू करवा सके। काफी सारे डिफरेंसेस आएंगे जो हमने HG लेवल में पढ़ा था, कई सारे टॉपिक्स ऐसे भी होंगे जो आपने ऑलरेडी वहां पढ़ रखे होंगे, बट एक चीज याद रखिएगा, यहां आके आपको उन टॉपिक्स को डिफरेंट लेवल से पढ़ना होगा, डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग से पढ़ना होगा। तो हमें इस चीज को बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा। चलिए सर, नाउ आई स्टार्टअप। हमारा सब्जेक्ट का नाम क्या है? एडवांस टैक्स लॉज, राइट। सबसे पहला मेजर चेंज जो टैक्स सब्जेक्ट में आने जा रहा है आपके एग्जीक्यूटिव लेवल से, वो ये है कि दिस एग्जाम इज सब्जेक्टिव। हां जी, आपने बिल्कुल सही सुना बच्चों, चौंकने की जरूरत नहीं है, धक्का खाने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है ये एक नई चीज आपके साथ आएगी। अब आप लोग जब HG लेवल में थे तो वहां पे आपने ऑब्जेक्टिव एग्जाम दिया है, राइट। 4 में से टिक्का मारा, आंसर आया, निकल गए आगे। तो वहां पे आपकी ज्यादा एक्सट्रीम चीजें, ज्यादा कंसेप्ट्स एक साथ टेस्ट नहीं हो रहे थे। सर यहां पे आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी इंटरप्रिटेशन, आपकी नॉलेज, सब कुछ एक साथ जाके टेस्ट किया जाएगा, राइट। सो जैसे मैंने आपको कहा, सबसे मेजर चेंज जो यहां पर है, दिस एग्जाम इज सब्जेक्टिव। ये एक सब्जेक्टिव एग्जाम होगा, तो हमें ये चीज सबसे मेजर यहां पे ध्यान रखनी है, ओके। एग्जाम में क्वेश्चंस 5 नंबर के भी आ सकते हैं, ज्यादातर 5 नंबर के भी आते हैं, कई बार क्वेश्चन 10 नंबर का भी आ जाता है, बट मेजर प्रेजेंटेशंस जो एग्जाम में होंगी
वो 5 मार्क क्वेश्चन होगी, राइट। और देखिए जब हम एग्जीक्यूटिव लेवल में कर रहे थे तो हम सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स में टिक मार रहे थे, राइट, या सर्कल कर रहे थे OMR शीट में, बट मेन यही था 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन मेरा आंसर है। बट यहां सब्जेक्टिव है तो मुझे आंसर्स को डिटेल ब्रीफ में लिखना होगा, ऐसे कि मैं सारी बातें कवर कर जाऊं और एग्जामिनर को अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी समझा जाऊं। तो सर आप एक चीज याद रखिएगा, जब आप टैक्स का एग्जाम अपीयर करेंगे, राइट, तो यहां पे आपको लॉ लिख के आना है और प्लस उसकी एप्लीकेबिलिटी लिख के आनी है। समझे आप मेरी बात, कि जब आप ये चीज कर रहे हैं तो आपको लॉ क्या है, क्या कहता है वो लिख के आना है, बट उसकी एप्लीकेबिलिटी करनी है, उसको अप्लाई करना है। लास्ट चीज मेजर क्या आएगी, यू हैव टू अप्लाई द लॉज यू हैव रेड। हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के सॉल्यूशन करेंगे और वो सब हमें लिख के प्रेजेंट करके आना है, तो हमारा प्रेजेंटेशन पे मेजर ध्यान रहेगा। इस एग्जाम के लिए जो सबसे मेजर होगा वो होगी मेरी प्रेजेंटेशन इन एग्जाम। आपको हमेशा एक बात रहती है कि सर किसी बच्चे के 40 आ रहे हैं, किसी के 80 आ रहे हैं, किसी के 90 आ रहे हैं, पढ़ा सबने सेम होता है, फर्क कहां होता है? एक तो कितने आंसर सही है, 1 मिनट दीजिएगा। एक मिनट दीजिएगा। हाँ जी, तो क्या मैं आपसे बात कर रहा था? हाँ जी सर, हम बात कर रहे थे 40 नंबर भी आते हैं, 80 नंबर भी आते हैं, 90 भी आते हैं। सर हमारे तो 90 आएंगे, आप जो मर्जी कह लो, है ना भाई। हम सब बच्चे क्या करेंगे, 90 80 90 में हम जाएंगे। हम इसकी बात नहीं करते सर, ये हमारे लिए है ही नहीं, ये किसके लिए, बाकी बच्चों के लिए। हम सब बच्चे जो हैं हमारे लिए तो बना ही यही है, हम अच्छे से मेहनत करेंगे, हम अच्छे नंबर के लिए जाएंगे। चलो नालायकों पहले बात सुनो, डिफरेंस कहां आता है, पढ़ता बच्चा वो भी है। एक तो ऑब्वियसली आपके सॉल्यूशंस कितने सही हैं, आपको लॉ कितना याद है, बट सर कई बार ऐसा होता है कि आपके मेजर आंसर सही हैं फिर भी आप ज्यादा स्कोर नहीं कर पाते। बहुत बार ऐसा हो रहा पेपर में कि आपके सारे आंसर्स जो हैं वो सही हैं। मैं फाइनल लेवल की बात कर रहा हूं, मैं प्रोफेशनल लेवल में एडवांस टैक्स लॉस की बात कर रहा हूं, ऑब्जेक्टिव में नहीं है। ऑब्जेक्टिव में आपने सर्कल किया, वो आंसर सही है, यू विल गेट फुल 1 मार्क, राइट। गलत है तो नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। बट यहां आंसर सही होने के बावजूद भी आप 40 से 50 नंबर पे रह सकते हैं। वहां क्या होगा, द वे यू प्रेजेंट इन एग्जाम, द वे यू प्रेजेंट इन योर एग्जाम। तो सर जैसे आप लोगों ने कंपनी लॉ में देखा होगा, कंपनी लॉ में मेजर आपकी क्या चीज मैटर करती है, द वे यू प्रेजेंट योर कंपनी लॉ एग्जाम्स। ऐसे ही प्रोफेशनल लेवल में आके टैक्स में ये चीज आ रही है कि किस तरीके से, किस मैनर से आप अपने एग्जाम को प्रेजेंट करते हैं। हम डिटेल्ड आगे चल के क्वेश्चंस की प्रेजेंटेशन करेंगे। मैं आपको क्लास के अंदर फुल फ्लेज क्वेश्चंस की प्रेजेंटेशन करवाऊंगा कि एग्जाम में ऐसा प्रेजेंट करूंगा तो मेरे मार्क्स अच्छे आएंगे, राइट। ये सबसे पहली चीज। अभी मैं सिर्फ सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहा हूं, फिर अपने बारे में बात करूंगा, फिर आपकी और चीजों के बारे में बात करेंगे। तो ये चीजें हमारे लिए सबसे ज्यादा निकल के आएंगी, राइट। तो मेजर मैंने क्या बताया आपको, भाई जाग जाओ, अपनी नॉलेज को उस लेवल पे लेके आओ। किस लेवल पे, प्रोफेशनल लेवल पे। और हमें अपने एग्जाम्स में सबसे ज्यादा ध्यान किस चीज के ऊपर देना है, ऑब्वियसली सर लॉ तो आना चाहिए। बेटा नालायक, लॉ तो आएगा तभी तो एग्जाम देने बैठोगे, लॉ के बिना एग्जाम कैसे देने बैठ जाओगे। तो टैक्स लॉ की नॉलेज तो होनी ही चाहिए। यहां पे लॉ मतलब कंपनी लॉ नहीं है, बाकी लॉ नहीं है नालायकों। ये बात किसकी है, टैक्स लॉस की। तो टैक्सेशन की हमें नॉलेज होनी चाहिए, लॉ की नॉलेज होनी चाहिए, लॉ को अप्लाई करना आना चाहिए और फिर उसके बाद पेपर में प्रेजेंट करना आना चाहिए। तो जब हम क्लासेस लेंगे हम सबसे पहले जानेंगे, सबसे पहले सीखेंगे किस चीज के बारे में, लॉ के बारे में, फिर उसको अप्लाई करने के बारे में और फिर प्रेजेंटेशन के बारे में। तो मेरा 3 स्टेप प्रोसेस क्या रहेगा,
राइट। सबसे पहला नो लॉ, सॉरी, अरे सर क्या लिख रहे हो आप, नालायक तो तुम्हारे साथ रह रही थी ना, मैं तुम्हारे जैसा ना हो जाऊं, भूल जाऊंगा चीजें, मैं तुम भी भूल जाते हो चीजें। नो लॉ, सबसे पहले लॉ को जानना होगा। चलो आपकी लैंग्वेज में लिखते हैं, ये लॉ जानिए। ये आजकल की लैंग्वेज है ना, इंग्लिश, आधी हिंदी आधी इंग्लिश, जो हमारी मैसेज लैंग्वेज है। नो लॉ, लॉ को जानिए। उसके बाद क्या होता है, नो हाउ टू अप्लाई लॉ, लॉ को कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। और थर्ड प्रेजेंटेशन, राइट। ये तीन चीजें जो हैं, ये तीन चीजें हैं, लॉ को जानिए, अप्लाई करना जानिए और प्रेजेंटेशन जानिए। तो ये है रोड टू, क्या था, रोड ट्रिप टू अचीविंग ग्रेट सक्सेस इन CS प्रोफेशनल एडवांस टैक्स लॉ एग्जाम। सर क्या मैं ये तीन चीजें कर लूंगा तो मैं अच्छे नंबर ले आऊंगा? हाँ बेटा, बिल्कुल सही कह रहे हो कि आपने सबसे पहले लॉ को जाना, लॉ जानने के बाद आपने उसको अप्लाई करना जाना, और आपने पेपर में बहुत अच्छी सी, अच्छा सर प्रेजेंटेशन से मतलब मुझे फूल पत्तियां बना के आनी है? आपने बोला ना प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए, फूल पत्तियां बनानी है, ड्राइंग बना के आनी है। अबे नालायक, ऐसे होता है क्या? ऐसे कौन बोल रहा है? प्रेजेंटेशन से मतलब एक अच्छे मैनर में, वो हम क्लास के साथ साथ सीखेंगे कि व्हाट वुड बी द बेस्ट पॉसिबल मैनर टू प्रेजेंट एन क्वेश्चन इन एन एग्जाम। हमारा टैक्स में क्वेश्चन आएगा, टैक्स कंप्यूट करना, या प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी आएंगे। देखिए कई सारे बच्चे ये बोलते हैं सर टैक्स में प्रैक्टिकल है, एक क्वेश्चन है, चलो अभी रुक जाओ, इसको मैं आता हूं वापस, इस पे एक क्वेश्चन है जो मैं बहुत बच्चों से पूछता हूं, टैक्स एग्जाम ये प्रैक्टिकल एग्जाम है या फिर ये थ्योरेटिकल एग्जाम है? चलो बताओ। क्वेश्चन है, सारे बच्चे बताएंगे, ये जो बच्चे सारे बच्चे घर पे बैठ के क्लास ले रहे हैं अभी, वो सब बताएंगे, जो सामने बैठे ये भी बताएंगे कि टैक्स का जो एग्जाम है वो प्रैक्टिकल एग्जाम है या वो थ्योरेटिकल एग्जाम है। कौन सा एग्जाम है भाई ये? चलो बताओ जरा मेरे को। थ्योरी आती है इसके अंदर या प्रैक्टिकल आता है? अरे सर ऐसी चीजें हमसे मत पूछो, हमें तो पता ही नहीं, हम तो नन्हे नन्हे बच्चे अभी एजडेड पास करके आए हैं, आप ही हमें बताइए। तो सुनो, ना ये प्रैक्टिकल है ना ये थ्योरेटिकल है, ये जो एग्जाम है ये है एप्लीकेबिलिटी ऑफ लॉ इन प्रैक्टिकल मैनर। तो सर जब एग्जाम आएगा वो या तो आपसे सीधा, जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, या तो वो सीधा आपसे लॉ की प्रोविजंस पूछ लेगा। एक फॉर्म ऐसा आता है क्वेश्चंस का, दूसरा फॉर्म आएगा केस स्टडी के फॉर्म में कि वो आपसे केस स्टडी में क्वेश्चंस पूछेगा इनडायरेक्टली। तीसरा होगा प्रैक्टिकल प्लस लॉ बेस्ड, मतलब वो आपसे बोल देगा कि भैया ये एक कंपनी है ABC लिमिटेड और इसकी ये इनकम है, इसके ऊपर टैक्स निकालो, राइट? ऐसा क्वेश्चन आ सकता है पेपर में बहुत बार, या इसके ऊपर GST निकालो, कस्टम ड्यूटी निकालो, इसकी कस्टम वैल्यूएशन करो, कुछ भी हो सकता है। तो ये जब आएगा, ये क्वेश्चन आएगा फुल फ्लेज, तो इसमें आपको टैक्स निकालना है। बट आपको टैक्स निकालना है सर, कैलकुलेटर आ गया, प्रैक्टिकल पार्ट आ गया, बट जब आप ये क्वेश्चन पेपर में करेंगे ऐसा, तो आपको लॉ के प्रोविजंस को भी लिखना है। मतलब इस पूरे क्वेश्चन में जो भी लॉ के प्रोविजंस अप्लाई हो रहे होंगे वो सब लिखने हैं। अच्छा सर एक क्वेश्चन और है सर हमारा, जरा आप हमें बताएंगे? पूछो पूछो, तुम्हारे क्वेश्चंस बताने के लिए तो मैं यहां आया हूं, पूछो।
क्वेश्चन ये है सर कि क्या हमें सेक्शंस भी याद करने हैं? हमें सेक्शंस याद करने हैं या नहीं करने? तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, हमें सेक्शंस याद करने हैं। राइट, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना, हमें सेक्शंस के साथ सब सेक्शंस भी याद करने की कोशिश करनी है, बट सेक्शंस तो हमें याद होने ही होने चाहिए। ये जो मैं आपसे कह रहा हूं, आपको जब 80-90 नंबर लेके आने हैं तब आपके लिए सेक्शंस जरूरी हैं। सेक्शन लिखने वाले बच्चों के ही ज्यादा अच्छे नंबर आते हैं। कोशिश यही रहेगी कि हम सेक्शंस करें, बट हाँ मेरी एक बात याद रखिएगा, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ सेक्शंस पे ही ध्यान दें, ऐसा कोई एप्लीकेबिलिटी नहीं है। आप सेक्शंस पे ध्यान देंगे बट आपको अपना बेस भी अच्छा स्ट्रांग रखना है। तो मतलब हमें सेक्शंस याद रखने और प्रोविजंस लॉ को याद रखना है। इन दोनों के जोड़ से, इन दोनों के मेल से, इन दोनों चीजों को करने से हम ज्यादा अच्छा प्रेजेंटेशन, ज्यादा अच्छा स्कोर कर पाएंगे अपने एग्जाम के साथ। क्लियर है सर? यहां तक बात समझ में आई आप लोगों को? इस चीज से क्लैरिटी मिली आप लोगों को? राइट सर, सर हमें समझ में आ रहा है। अभी तक मैं आप लोगों से पीपीटी जो मैंने प्रिपेयर करी थी उसके ऊपर नहीं आया हूं, अब मैं वहां पे जा रहा हूं, हम उसके बारे में बात करेंगे। थोड़ी सी बात मैं आपको और बता दूं अपने बारे में। आप सबसे बहुत से बच्चे मुझे जानते भी हैं यहाँ पे, जो नहीं भी जानते उनके लिए बताना चाहूँगा कि मैं सीएस और सीए बैकग्राउंड दोनों से हूँ। करंटली मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ एज अ सीएस एंड साइमल्टेनियसली एज अ टैक्सेशन एडवाइजर। कंसल्टेंट बोल लो, एडवाइजर बोल लो, जो मर्जी बोल लो, वो आपके ऊपर है। और मैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स दोनों में प्रैक्टिस करता हूँ, और हर लेवल के बंदे को हम सारे सर्विसेज ऑफर करते हैं। अगर मैं बात की जाए तो जो मेरी फर्म है, मैं प्रोप्राइटरशिप फर्म भी चलाता हूँ हितेश डेरा एंड एसोसिएट्स के नाम से। तो जब हम प्रैक्टिस करते हैं, मार्केट में काम करते हैं, तो मैं एक इंडिविजुअल बंदे से लेके एक कंपनी तक, इंडिविजुअल हो गया, एचईएफ हो गया, सोसाइटी हो गई, कंपनी हो गई, इन सब के सारे मैटर्स को हैंडल करते हैं। सारे मैटर्स इन द सेंस कि हम इनको पैदा कर, इंसान को पैदा करने वाला काम की बात नहीं कर रहा मैं। प्रोप्राइटरशिप फर्म हो गई, एचईएफ हो गई, पार्टनरशिप हो गई, कंपनी हो गया, इन सबको पैदा करना, मतलब इनके फॉर्मेशन से लेके इनके मरने तक का, मतलब इनके वाइंडिंग अप तक का सारा काम हम हैंडल करते हैं। तो मेरी जो आपके साथ यहाँ पे हम कोशिश रहेगी, जो आने वाले टाइम में बिफोर योर एग्जाम्स, मेरी कोशिश सिर्फ ये नहीं है कि आप यहाँ से लॉ सीख किए जाएं, मेरी कोशिश ये है कि आप इस सब्जेक्ट से प्यार करते जाएं। जब भी हमारा सिलेबस पूरा हो तब आप इस सब्जेक्ट से एक अलग ही जोड़ मिल पाया आपको, एक अलग रिश्ता समझे आप अपने इस सब्जेक्ट के साथ, और आप आगे चल के लाइफ में इस सब्जेक्ट को भी यूज कर पाए। सर आप सब लोगों को पता है, आज से 4 डायरेक्ट टैक्स में भी लोग, बहुत सारे सीएस हैं जो मार्केट में प्रैक्टिस कर रहे हैं, बट जब से जीएसटी आया है 2017 जुलाई से, तो बहुत सारे सीएस हैं जो टैक्स लॉ में इनडायरेक्ट टैक्सेशन में प्रैक्टिस करने आ चुके हैं। बहुत ज़्यादा हमारे को अलाउंसेस भी हैं, प्रेजेंटेशंस के लिए भी, केसेस हैंडलिंग के लिए भी, तो और एक नया स्कोप ऑफ वर्क ऐड ऑन हुआ है, तो बहुत से लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि हम आपको प्रैक्टिकल केसेस, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ में ये पूरा सब्जेक्ट आपको पढ़ा सकूं, क्योंकि जितनी मेरी नॉलेज है, प्रैक्टिकल नॉलेज है पिछले 10-12 सालों की, क्योंकि अगर मैं बात करूं काम करने की, आज मेरे को ऑलमोस्ट 15 साल हो चुके हैं, इंक्लूडिंग माई ट्रेनिंग डेज की मैं इस लाइन में हूं। 15 लॉन्ग ईयर्स सिंस आई एम इन दिस लाइन। मैं टीचिंग लाइन की सिर्फ बात नहीं कर रहा, टीचिंग लाइन तो थोड़ा टाइम हुआ है मुझे, बट मैं बात कर रहा हूं इस सब्जेक्ट के अंदर काम करने की। तो 2007 में मैंने पहली बार इस सब्जेक्ट के अंदर अपनी इंटर्नशिप शुरू करी थी, और आज 2022 आ चुका है। तो जो ये 15 सालों में मैंने लोगों से सीखा है, राइट, ऐसा मैं एक चीज और एग्जांपल देता हूं। जैसे लोग कहते हैं, मैं भी कहता हूं कि जब हम किसी के अंडर काम सीखते हैं, तो अगर उस इंसान को 40 साल का एक्सपीरियंस है, तो वो 40 साल का एक्सपीरियंस वो हमें देता है, और उसको ऐड ऑन करते हुए मेरे पास अपना खुद का 15 सालों का एक्सपीरियंस है, 15 है। तो आप समझ सकते हैं, जब मैं आप लोगों के साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, तो मैं वो एग्जांपल्स भी शेयर करूंगा जो उन्होंने शेयर करे, उन टीचर्स ने मुझे शेयर करे, और आज जो मैं अपनी प्रैक्टिकल प्रैक्टिस से या अपनी प्रैक्टिकल नॉलेज से आपके साथ वो सब टॉपिक्स शेयर कर पाऊंगा। और जैसे हर इंसान का एक फोटे होता है, मेरा भी एक फोटे है। फोटे मतलब जो मेरी एक्सपर्टीज है, मेरी स्पेशलाइजेशन है। तो आप सब लोगों की नॉलेज के लिए बता दूं, मेरा मेजर फोटे जो है वो है असेसमेंट, चाहे
जीएसटी की हो चाहे इनकम टैक्स की हो। तो असेसमेंट हम समझेंगे, आगे चलते हैं। स्क्रूटनी असेसमेंट होती है, केसेस जो होते हैं ना उनको सॉल्व करवाना, वो मेरा मेजर फोटे है। तो मैं आप लोगों के साथ रिप्लाई भी शेयर करूंगा कि हम क्या रिप्लाईज देते हैं, बट हाँ इतनी ध्यान रखना मैं नाम नहीं शेयर करूंगा। सर नाम भी बता दो ना, अरे बेवकूफो, पता है तो जब हम कोड ऑफ एथिक्स की बात करते हैं उसमें साफ लिखा जाता है कि कोई भी प्रोफेशनल अपने क्लाइंट का नाम ऐसे ओपनली डिस्क्लोज नहीं कर सकता, उसकी बातें डिस्क्लोज नहीं कर सकता। तो मैं थोड़ा सा वो करूंगा यहाँ पे कि मैं आपको फिगर्स और केस लॉस डिस्कस करूंगा, बट नाम नहीं डिस्कस करूंगा। ये मेरा पहला रूल है, ठीक है। हाँ जी, 2 मिनट दीजिएगा मेरे को। हम हाँ जी सर। तो सर आपकी बातें सुनिए तो हमें लग रहा है कि हम एक नई दुनिया में जाने वाले हैं। अरे बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये अपने आप में एक दुनिया है। तुम बाकी दुनिया भूल जाओगे इस सब्जेक्ट को और अपने प्रोफेशनल लेवल के बाकी सब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं। क्योंकि जब हम प्रोफेशनल लेवल में आ जाते हैं ना दोस्तों, मैं आप लोगों को दोस्तों ही बोलता हूँ, बच्चे बोलने की आदत नहीं है, क्योंकि आप लोग भी प्रोफेशनल लेवल पे आ चुके हैं। तो 8 स्टेज दूर हो आप हमारे बराबर आने में। हम भी प्रोफेशनल हैं, आप भी प्रोफेशनल बन जाओगे। और मैं तो मानता हूं जो बच्चा आज यहां बैठा है, जो प्रोफेशनल क्लासेस के लिए हमारे साथ जुड़ा है, वो प्रोफेशनल बन गया। ये मेरी सोच, मेरी मान्यता है, और मुझे यकीन है कि आप सब लोग हमारी मान्यता को, हम सबके एफर्ट्स को उतना ही रंग लेके आएंगे और आप प्रोफेशनल अपने अगले अटेम्प्ट में क्वालिफाई करके आएंगे, राइट। सो मैं मान सकता हूं कि आने जितने बच्चे यहां बैठे हैं, जितने बच्चे D2H पे क्लास ले रहे हैं, सबके सब आगे चल के अपने सब चीजों को उस तरीके से कर पाएंगे, राइट सर। यहां तक हमने सारी बात करी आपके साथ। अब हम आते हैं अपनी स्लाइड्स के ऊपर, इस सब्जेक्ट की नॉलेज लेने चलते हैं। अभी तक मैं एक इंट्रो दे रहा था आपको, पेपर कैसा आ सकता है, पेपर में कैसे अच्छे नंबर लेके आने हैं और कैसे आगे बढ़ना है। एक मिनट दीजिएगा मेरे को। एक मिनट रुकिएगा। हाँ जी, CS प्रोफेशनल लेवल, एडवांस टैक्स लॉज, कंटेंट इवैल्यूएशन। देखिए सर, ये हमारा सिलेबस है, ये हमारे टॉपिक्स हैं जो हमें पढ़ने हैं, राइट। अगर हम बात करें अपने सब्जेक्ट की, तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 इज डायरेक्ट टैक्सेस, इनकम टैक्स। सर ये तो हमने पढ़ा था एग्जीक्यूटिव लेवल में, 50 नंबर का इनकम टैक्स हमने पढ़ा है, ये तो हमें आता है। सर दोबारा क्यों पढ़ रहे हैं हम? बच्चों समझो, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था क्या, कि जो हमने 50 नंबर में पढ़ा, राइट, वो हमने बेस पढ़ा, मतलब नींव रखते ना, घर की नींव रखते हैं, फिर उसके ऊपर उसमें और स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो यहां आपने सिर्फ बेसिक लेवल पढ़ा। अब सब्जेक्ट का नाम क्या है? एडवांस्ड। उन चीजों को आप अलग तरीके से पढ़ेंगे। यहां पे क्या होता था, जैसे मैं आपको पढ़ाता था, हम क्या करते थे, हम लॉ के सिर्फ सीधा सीधा प्रोविजंस याद कर लेते थे। ये एग्जीक्यूटिव लेवल का बेस रहता है। बहुत जगह मैंने आपको लॉ से समझाने की कोशिश भी करी है, लॉ से भी रूबरू करवाया है, बहुत जगह मैंने समझा भी है, कुछ बच्चे बाकी जगह से भी पढ़ के यहाँ पे आ रहे हैं। बट जब हम इनकम टैक्स की बात करेंगे यहां पे, तो यहां पे हम लॉ रीड करके उसकी इंटरप्रिटेशन के ऊपर ध्यान देंगे। ये हमारा सबसे बेसिक और इंपॉर्टेंट चीज निकल के आएगी, राइट। इनडायरेक्ट टैक्सेस, ओके। हमारे पास 8 पार्ट है, 30 नंबर का डायरेक्ट टैक्सेस और 70 नंबर का इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्स में हमारे पास 2 चीजें मेन आती हैं, ए एंड बी। ए इज जीएसटी। जीएसटी की फुल फॉर्म बताओ, चलो बच्चे तुम बताओ फुल फॉर्म क्या है जीएसटी की? गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट।
जीएसटी फुल फॉर्म तो यही है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और हम बात करते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स लॉज। अब आपको पता है इसके अंदर ही 4-5 लॉज हैं जो हमें पढ़ने होते हैं। पहला कौन सा था, पढ़ा है हमने सब एग्जीक्यूटिव लेवल में, एचजी में पढ़ के आ रहे हैं हम लोग। क्या था बच्चों, फटाफट बताओ, आप बताइए। शाबाश, बिल्कुल सही बता रहे हो। कौन कौन सा है, सीजीएसटी, एसजीएसटी, और क्या था सर, एसडीएसटी या यूटीजीएसटी भी तो आता है ना लाइट को। हाँ जी सर, ये भी आता है। फिर एक आता है आईजीएसटी, फिर एक था गुड्स एंड सर्विस टैक्स कंपनसेशन एक्ट, राइट। ये मेजर हम पढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज और मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, एसजीएसटी और यूटीजीएसटी हमारे सिलेबस में ज्यादा नहीं आता। यूटीजीएसटी का हम सिर्फ बेस समझते हैं। एसजीएसटी एक्ट तो क्योंकि वो स्टेट गवर्नमेंट रन करती है, इनकी फुल फॉर्म्स पता है ना, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस, ये इन सब की फुल फॉर्म है। एम आई राइट सर? हाँ जी सर, फुल फॉर्म्स तो हमने पढ़ रखी हैं, बट यहां पे हमें ध्यान रखना होता है। और फिर 10 नंबर का हमारे पास कस्टम्स और फॉरेन ट्रेड के बारे में कुछ चीजें हमारे पास आती हैं जो हमारी पेपर के अंदर आएंगी। ये हमारा सिलेबस है किस चीज का, एडवांस टैक्स लॉस का। क्या मेरी बात आपके समझ में आ पा रही है? क्या मैं क्लियर हूं यहां पे? हाँ जी सर, हम समझ पा रहे हैं आपकी बातों को। अब देखिए, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं टैक्स सब्जेक्ट की, तो हम समझेंगे टैक्स क्या होता है। ये कुछ जनरल चीजें हैं जो आप रीड कर सकते हैं, ये हमें फिर समझना है। फिर हम टॉपिक्स पे आएंगे। मैं पहले टॉपिक्स आपके साथ डिस्कस करूंगा। यहाँ पे एक रूबरू करा दिया क्या क्या टॉपिक्स हम देख सकते हैं इंट्रोडक्शंस में। जो हमारी 2 क्लास रहेंगी इंट्रोडक्शन की, उन सब में हम क्या क्या चीज़ें देखेंगे, क्या क्या चीज़ें समझेंगे। सर मुझे पता है ये सब आपने एग्जीक्यूटिव लेवल में पढ़ा होगा, बट बहुत से बच्चे ऐसे भी आ रहे हैं जो मेरे साथ पढ़ के नहीं आ रहे, बाकी टीचर से पढ़ के प्रोफेशनल लेवल में मेरे साथ जुड़ रहे हैं। तो आप लोगों का भी मोस्ट वेलकम है सर। नहीं लाइक वो अभी नहीं आ रहे, वो लोग आए तो स्टार्टिंग में ही थे, क्लास की शुरुआत में ही आ गए थे वो लोग, बट हम बात कर रहे हैं कि वो अब हमारे साथ पढ़ रहे हैं। एचजी लेवल में हमारे साथ नहीं पढ़े थे। अच्छा सर, आप ऐसे बात कर रहे थे, और क्या नालायक, मैं थोड़ी बोल रहा हूं बच्चा भी आ रहा है क्लास लेने। हाँ, तुम भी कैसी कैसी बातें करते हो, राइट। चलिए सर समझते हैं आगे। टैक्स इज अ कंपल्सरी फी। टैक्स होता क्या है, हम सबको पता है कि सरकार जो हमसे एक हमें देना ही देना है, देयर इज नो चॉइस। सो देयर इज अ कंपल्सरी फी चार्ज्ड बाय गवर्नमेंट ऑन एनी प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट पे क्या लग जाएगा सर मेरा, और एक्टिविटी पे नॉर्मली यहां क्या लग जाएगा, इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। और इनकम पे मेरा लगेगा इनकम टैक्स, जो कि निकल के आएगा डायरेक्ट टैक्स। क्लियर है सर, समझ पा रहे हैं यहां तक आप बात? तो टैक्स इज अ क्या मतलब निकला कि जो कंपल्सरीली हमें पैसा सरकार को देना पड़ता है, वो हमारा निकल के आता है टैक्सेशन, राइट। अगर मैं बात करूं टाइप्स ऑफ टैक्सेशन की, तो हम हमेशा याद रखते हैं, हमने पढ़ा भी है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टैक्सेशन, डायरेक्ट टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस, राइट। इनके बारे में अभी डिटेल में हम बात करेंगे, आगे चल के डिटेल में हम इनके बारे में समझेंगे। देखिए, मेरी कोशिश ये है कि हम लोग आज की क्लास में सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी बेस बना सकें। आने वाले कुछ महीनों में जब तक हमारा प्रोफेशनल का सिलेबस पूरा नहीं होता, हम क्या कुछ पढ़ने वाले हैं, क्या कुछ समझने वाले हैं, क्या कुछ हमारा बेस रहेगा, क्या कुछ हमारा एनालिसिस रहेगा। तो हमारा ये मेन चीज यहां पे निकल के आएगी सर। ओके सर, ये सिर्फ आपकी रीडिंग के लिए है, इसके ऊपर ज्यादा ध्यान आपको नहीं देना है, राइट। अब हम आते हैं टैक्सेशन सिस्टम पे। जैसे मैंने आपको बताया,
देयर आर टू टाइप्स ऑफ टैक्सेशन, वन इज डायरेक्ट एंड वन इज इनडायरेक्ट। अच्छा, इतनी मैं उम्मीद रखता हूं कि ये सब आप पहले समझ के आ चुके होंगे, इसका बेस आपको आता होगा। तो क्या मैंने बोला, हमारे पास टैक्सेशन सिस्टम, देखिए आज की क्लास में तो मैं पेन ऑफ कलर्स कोई भी चलाए जा रहा हूं, बट नेक्स्ट क्लास से मैं आपको सिंबल ऑफ पेन कलर्स दे दूंगा कि इन कलर्स का हम इस चीज के लिए यूज करेंगे, ठीक है। तो ये चीज समझिएगा आप मेरे साथ। अभी हम बात कर रहे हैं टैक्सेशन सिस्टम की, तो हमारे पास ये आ जाता है डायरेक्ट टैक्स एंड अदर वन इज इनडायरेक्ट टैक्स। जैसा कि आप लोग ऑलरेडी अपना एग्जीक्यूटिव लेवल का एग्जाम क्वालिफाई किया है। अच्छा सर हमने कर लिया, अबे नालायक, क्वालिफाई किया तभी तो यहाँ आके बैठे हो। तो आप लोगों ने अपना लेवल 8 क्वालिफाई कर लिया है। अरे सर हमने इतना बड़ा काम कर लिया, हाँ कर लिया, और बड़ा काम करना है। तो वहां पे आपने इसके बारे में पढ़ा होगा, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। हाँ जी सर पढ़ा था। तो अब हम जानेंगे दोनों में क्या चीजें आती हैं, दोनों में क्या सिस्टम होता है, राइट। तो डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, मान लीजिए राम है, राम ने इनकम कमाई और यहां पे गवर्नमेंट खड़ी है पैसा लेने के लिए। तो राम ने इनकम कमाई, इस इनकम पे जो टैक्स देगा वो राम देगा। तो मतलब जो ये टैक्स है, ये जो टैक्स है वो राम की पॉकेट से जाएगा, राम की जेब से जाएगा, राम की पॉकेट से जाएगा। इसके बाद इस टैक्स को पे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, राम की। एक सेकंड दीजिएगा। हाँ जी सर, यहां पे इनकम कौन कमा रहा है, राम। किसकी पॉकेट से टैक्स जाएगा, राम। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, मतलब कल को अगर राम, ये रहा आपका राम, देखो गवर्नमेंट, अगर कल को गवर्नमेंट को ये टैक्स नहीं मिलता तो गवर्नमेंट किसको पकड़ेगी, गवर्नमेंट पकड़ेगी राम को। गलती किसकी मानी जाएगी, राम की, ठीक है। तो ये चीज समझ में आई आप लोगों को कि पैसा राम की पॉकेट से जाएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी राम की है। कल को पैसा गवर्नमेंट के पास नहीं पहुंचता तो गवर्नमेंट राम को पकड़ेगी, राइट। यहां पे क्या आ जाएगा, इफ गवर्नमेंट नॉट रिसीव टैक्स, इफ गवर्नमेंट नॉट रिसीव टैक्स देन राम वुड बी held responsible। बात समझ में आई आप लोगों को, क्लियर है आप लोगों को ये चीज। इफ गवर्नमेंट नॉट रिसीव टैक्स देन राम विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। तो यहां पे राम को रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा। तो ये होता है डायरेक्ट टैक्स सिस्टम। चलिए एक बार रुकते हैं, यहां पढ़ भी लेते हैं थ्योरी क्या कह रही है हमारे को। ये रहा, ये हमारा डायरेक्ट टैक्स आ रहा है। मुझे पता है ये सब चीजें आप लोगों ने पढ़ी हुई हैं, ये चीजें आप समझ चुके हैं, बट फिर भी हम इसको और अच्छे से अपना बेस स्ट्रॉन्ग करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि हमें अपना इंट्रोडक्शन लेके चलना है आज इस सब्जेक्ट का, तो वो हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं। अंडर दिस सिस्टम द पर्सन ऑन होम टैक्स इज लेविड, मतलब जिसके ऊपर टैक्स लग रहा है, एंड हु इज लायबल टू डिपॉजिट आर सेम, मतलब एक ही बंदा। जैसे राम ने इनकम कमाई, राम की इनकम पे टैक्स लग रहा है, राम की पॉकेट से टैक्स जा रहा है, सरकार को देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, राम की, जो हमारा एग्जाम्पल था। चलिए अब हम समझते हैं इनडायरेक्ट टैक्स, मतलब इनडायरेक्ट टैक्सेशन सिस्टम क्या निकल के आता है। क्या बात कर रहे हैं सर, कि सर इनडायरेक्ट टैक्सेशन सिस्टम क्या निकल के आता है। मुझे पता है सर, बच्चे बोलेंगे सर ये एग्जीक्यूटिव में भी आपने पढ़ाया था, मैंने पढ़ाया था सर, आपको याद है उस टाइम जो मैंने पढ़ाया था सर, इतना ज्यादा, इतने टाइम तक। तो इसीलिए बच्चों
कई चीजें ऐसी भी होंगी जो आपने पहले पढ़ी हुई होंगी, बट आज उनको हम दोबारा भी समझेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप पहली बार टैक्स पढ़ रहे हैं। मैं आपको बेस लेवल से एडवांस लेवल तक लेके जाना चाहता हूं। मैं ये नहीं मान रहा कि आप पिछले लेवल में, क्योंकि आपने नहीं पता किस तरीके से पढ़ा है, किस लेवल से पढ़ा है, किस अंदाज में पढ़ा है। तो इसीलिए हम वो एक बेस इस हिसाब से बनाएंगे कि हम पहले बेस बना सके, फिर इस बेस को ऊपर ले जाके आपको एडवांस लेवल पे लेके जा सके। अच्छा सर, ऐसे करेंगे हम लोग? हाँ जी सर, बिल्कुल हम इसी तरीके से इस सब्जेक्ट की भूमिका को बांधेंगे। सर भूमिका कौन? पढ़ लो ना लाइटो। राइट, अब नेक्स्ट टॉपिक। अब मान लीजिए फिर से हमारा बंदा है, कौन है? हमारा बंदा है राम। ठीक है, फिर एक हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, एक प्रोप्राइटरशिप का कुछ भी मान लो, सुरेश लाल एंड सन्स। कौन है हमारा? एक दुकान है, ये रही दुकान। ठीक है, ये इसका गेट है, इसका नाम है सुरेश लाल एंड सन्स। ठीक है, और ये हमारी गवर्नमेंट है, ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है। कौन सा? जीएसटी मान लीजिए एक बार। अरे सर कौन सा जीएसटी? ये लो बेटा, सेंट्रल वाला। जीएसटी डिपार्टमेंट भी दो है ना, एक सेंट्रल और स्टेट, पढ़ेंगे हम लोग जीएसटी में जाके। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा, यहां पे एक राम है, एक सुरेश लालन सन्स है। सॉरी, तो राम आया इस शॉप पे, सुरेश लालन सन्स पे, इसको बोलता भाई मेरे को ना एक अच्छा सा गॉगल्स दिखा दे। क्या दिखा दे? गॉगल्स, स्पेक्स दिखा दे, या स्पेक्स ले लो, कुछ भी ले लो। चलो स्पेक्स ले लेते हैं, पढ़ने वाले बच्चे। सर हम ये गॉगल्स नहीं, हमें स्पेक्स चाहिए, हम पढ़ने वाले बच्चे। तो राम आया सुरेश लालन सन्स के पास कि भैया मुझे एक चश्मा दे दो, जिसको हम बोलते हैं स्पेक्टिकल्स, स्पेक्स दे दो। ठीक है, राम ने बोला दे दो, सुरेश ने बोला ठीक है जी, हम आपको चश्मा दे देंगे। ठीक है, राम ने क्या बोला सुरेश लालन सन्स को कि भाई मुझे एक चश्मा दे दो। तो फिर दूसरे सुरेश ने चश्मे दिखाए, 2-4 चश्मे दिखा दिए उसके जो लगे फ्रेम्स। तो फिर राम ने पूछा भाई इसका प्राइस कितना है? क्या पूछा? इसका प्राइस कितना है? सुरेश ने बोला कि भाई इसका प्राइस है 1000 रुपए, प्लस मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं, मैं पहले बता रहा हूं, मान लीजिए उसने बोला 18% जीएसटी। क्या बोला उसने? सुरेश ने बोला राम को कि प्राइस है सर 1000 रुपए प्लस 18% जीएसटी। तो राम बोलता सुरेश भाई मैंने तो ऑलरेडी इनकम टैक्स दे दिया, तो मैं ये दोबारा क्यों दूं? तो सुरेश ने राम को बोला राम जो तुमने पहले टैक्स दिया वो तुमने दिया तुम्हारी इनकम पे। अब जब तुम कोई सामान खरीदने जाओगे या कोई सर्विस बाहर से लेने जाओगे तो तुम्हें उसके ऊपर अलग से एक टैक्स देना होगा, जो होगा गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो फिर राम बोला अरे भाई मैंने ना कल कहीं सुना था कि जीएसटी तो गवर्नमेंट दुकानदार से लेती है, तो तुम मुझसे क्यों ले रहे हो? क्वेश्चन वैलिड है ना कि भैया उसने ये सुना है राम ने कि जीएसटी तो सरकार शॉपकीपर से लेती है। तो राम बोल रहा है भाई तुम मुझसे क्यों ले रहे हो, मैं क्यों दूं? तो सुरेश ने बोला भाई सुन राम तू बैठ, मैं तेरे को समझाता हूं सरकार कैसे चलती है इस चीजों में। सरकार का ये मानना है कि भाई दुकानदार टैक्स देगा, बट दुकानदार वो टैक्स कहां से लाएगा? दुकानदार वो टैक्स कस्टमर से लेगा। तो सुरेश ने क्या बोला, बहुत ध्यान से सुनिए। सुरेश ने बोला राम भाई जो सामान तुम मुझसे लोगे तुम मुझे उस सामान के प्राइस दोगे, मतलब उस सामान का पैसा दोगे और उसके ऊपर टैक्स दोगे। ठीक है, तो सुरेश ने बोला राम भाई तुम मुझे इस गुड्स का, इस चश्मे का पैसा दोगे, ये टैक्स का पैसा दोगे, और फिर ये टैक्स
मैं सरकार को दूंगा। बात समझ में आई? क्या बोला यहां पे सुरेश ने कि तुम मुझे ये 1000 रुपए दोगे प्लस इसके ऊपर 18%, मतलब 180 रुपए जीएसटी दोगे और फिर ये टैक्स मैं गवर्नमेंट को दूंगा। राम ने बोला अच्छा ऐसा होता है? सुरेश ने बोला हाँ। अच्छा, तो राम बोलता भाई मेरे को एक क्वेश्चन और समझा दो। सुरेश ने बोला भाई बता, मैं तेरे को बताऊंगा। राम ने बोला कि ये 180 रुपए मैंने देने हैं और तुमने सरकार को देने हैं। कल को अगर ये 180 रुपए सरकार के पास नहीं पहुंचे, सरकार फिर मुझे पकड़ेगी जैसे इनकम टैक्स में होता है। तो सुरेश ने बोला नहीं भाई, अगर कल सरकार के पास ये 180 रुपए नहीं पहुंचे तो इस केस में गवर्नमेंट मुझे पकड़ेगी, तेरे को नहीं। तो यहां पे क्या आ जाएगा? इफ 180 रुपीज i.e. टैक्स नॉट पेड टू गवर्नमेंट, देन सुरेश, लाल एंड सन्स would be responsible। बात समझ में आई कि कल को ये 180 रुपए सरकार के पास नहीं पहुंचते तो राम तुम जिम्मेदार नहीं हो, जिम्मेदार होगा मैं। कल को पेनल्टी इंटरेस्ट किस पे लगेगा? मेरे पे। हां ये बात अलग है कि ये 180 रुपए तुम्हारी जेब से जा रहे हैं, बट रिस्पॉन्सिबल कौन है? दुकानदार, मैं। क्लियर है? सुरेश ऐसे राम को समझाएगा। क्लियर है सर? आपको ये दोनों चीजें समझ में आई? हमारा यहां पे ये डिफरेंस सिनेरियो आ जाता है। ठीक है, ये दोनों डायग्राम्स आप नोट कर लीजिए। कोई भी डाउट आएगा तो मैं क्लियर करवा दूं दोबारा से, बट आप इसको एक बार के लिए प्लीज नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए फटाफट से। कर लिया सर नोट? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पे आ रहे हैं। आप सब लोग अपने रजिस्टर, जो भी आप इस सब्जेक्ट के लिए रजिस्टर बना रहे हैं, जो भी आपने नोटबुक बनाई है या बुक जो आपके पास आई है, उस सब में आप सबसे फ्रंट पेज पे लिखिए। जब आप हमेशा ये बुक खोलें या कुछ भी खोलें, आपको ये चीज नजर आनी चाहिए, अ प्रॉमिस।
राइट। हमें एक प्रॉमिस करना है, किसको? हम सब बच्चों को। किससे? वो मैं सब यहाँ पे आपको लिखवाऊंगा। ये प्रॉमिस आपको करना है और इस प्रॉमिस को आपको फॉलो करना है, राइट। तो हम भगवान जी को भी याद कर लेते हैं सबसे पहले। जैसे आप याद करना चाहें आप कर सकते हैं अपने लिए, राइट। प्रॉमिस क्या करेंगे? जैसे लिखेंगे आए, यहां पे आप अपना नाम लिखिए। जो भी बच्चा ये प्रॉमिस लिख रहा है वो अपना नाम लिखे। एग्जाम्पल सुरेश, स्वाति, साक्षी, अंजलि, आप सृष्टि, श्रेया, आप सब बच्चे यहां लिखिए आए, अपना नाम, डू हेयर बाय प्रॉमिस टू। अब हम किसको प्रॉमिस करेंगे? गॉड को, क्योंकि हम भगवान से किए हुए प्रॉमिस कभी नहीं तोड़ते, ठीक है। पेरेंट्स, सर, आप मुझे भी सर को भी प्रॉमिस कर रहे हैं, और आगे आप किसी को भी ऐड करना चाहें। सर हम किसी को भी ऐड कर सकते हैं, हाँ किसी को भी ऐड कर लो, ठीक है, जिसको आपका मन करे ऐड करने को। आई डू हेयर बाय, बट देख के ऐड करना। गॉड पेरेंट्स सर दैट आई वुड गिव more than 100% to achieve my target of scoring। ये सिर्फ मैं अपने सब्जेक्ट के लिए चला रहा हूँ सर, ठीक है। आप बाकी सब्जेक्ट के लिए अपने आप से कर सकते हैं, बट ये मैं अपने सब्जेक्ट के लिए चलवा रहा हूँ। ऑफ स्कोरिंग achieve my target of scoring minimum 80 marks in advanced stats loss। सर ऐसा होता है? ये तो सपना है। अबे नलायक, तो कोई सपना नहीं है, हम स्कोर करेंगे। और सॉरी, ये हम सपना नहीं है, ये हम पूरा करेंगे और हम करेंगे, राइट। तो ये सब आप बच्चे लिख लीजिए, ये प्रॉमिस आपको अपने आप से करना है। सर हम ऐसा कर पाएंगे? सर आने वाली क्लासेस में हम आपको बताएंगे कि आप कैसे चलेंगे तो आप ऐसा कर पाएंगे, तो वो हम सब फॉलो करेंगे आने वाली नेक्स्ट 2-3 क्लासेस में। अभी हम आज सिर्फ इस सब्जेक्ट का इंट्रो ले रहे हैं, नेक्स्ट सब्जेक्ट में हम इंट्रो लेंगे कैसे इस सब्जेक्ट को पढ़ना है। सॉरी नेक्स्ट सब्जेक्ट में बोल रहा हूँ, बताओ, नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये समझेंगे कि इस सब्जेक्ट में कैसे पढ़ना है कि हम अच्छा स्कोर कर सकें। कर लिया सर सबने? ये प्रॉमिस नोट लिख लो, आराम से लिख लो, कोई बात नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैं साइड हो जाता हूँ, लो लिख लो, जल्दी लिखो। मुझे पता है तुम लोग नालायक बहुत स्मार्ट हो, आराम आराम से लिखते हो ताकि टाइम निकलता जाए क्लास का। मैंने जैसे बताया था आज की हमारी इंट्रोडक्टरी क्लास है, तो हम इंट्रोडक्शन का ही बेस मान के चलेंगे। जल्दी जल्दी नोट करो। मैं बोलता इसलिए तो नहीं, तुम लोग जो D2H पे क्लास ले रहे हो उनको रहे कि मैं यहीं हूँ, चला नहीं गया, लिख रहे हो अभी, आराम से लिख लो। जो सामने बच्चे बैठे हैं उनको तो पता मैं यहीं खड़ा हूँ, थोड़ा साइड हो जाऊँ, बट D2H वाले बच्चों के लिए मैं साइड हो जाता हूँ ताकि वो लिख सके।
जल्दी लिखो। लिख लिया सर? चलिए, हाँ जी सर, हमने लिख लिया। बढ़ते हैं। इनडायरेक्ट क्या होता है? अंडर दिस सिस्टम द पर्सन ऑन हुम टैक्स इज लेविड एंड हु इज लायबल टू डिपॉजिट आर टू डिफरेंट पर्सन्स। जैसे हमारे एग्जाम्पल में राम एंड सुरेश लाल एंड सन्स, दो डिफरेंट पर्सन हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कुछ पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस हैं। एक बार इसको मैं आपके साथ रीड कर लेता हूँ। ये सब आपकी बुक के अंदर भी दिए गए हैं। इसको आज मैं रीड कर लेता हूँ, फिर हम आगे सब्जेक्ट पे बढ़ते हुए चलेंगे। पॉइंट ऑफ डिफरेंस, सबसे पहला पॉइंट है इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट। कौन सा पॉइंट है? इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट। A tax is said to be direct when impact and incidence are on same person। मतलब जो impact है और जो incidence है, मतलब जो liability है, वो दोनों एक ही बंदे की है। जैसे हमारे एग्जाम्पल में यहाँ पे राम था, यहाँ क्या है? If impact of taxes on one person and incidence on other, the tax is called indirect। जैसे हमारे पास था राम प्लस सुरेश लाल एंड सन्स, हमारे एग्जाम्पल में यही चीज थी। हाँ जी सर, यही थी। बर्डन, किसके ऊपर बर्डन होता है? ये भी एक डिफरेंस का पॉइंट बनता है, जैसे हमने ऊपर समझा। डायरेक्ट टैक्सेस इंपोज्ड ऑन द इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन एंड बर्डन ऑफ टैक्स कैन नॉट बी शिफ्टेड टू अदर्स। इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशन आ जाएगा यहां पे, या फिर इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन बोल सकते हो आप, कैसे भी बोल सकते हो। बट इनडायरेक्ट टैक्सेस इंपोज्ड ऑन कमोडिटीज एंड अलाउज द बर्डन टू शिफ्ट। शिफ्ट कैसे हो सकता है बर्डन? जैसे मैंने आपको बताया, गवर्नमेंट को सुरेश लाल एंड सन्स ने देना है, बट पॉकेट किसकी होगी? राम की। पॉकेट किसकी होगी? राम की। तो ये चीज हमें यहां पे समझ के चलनी है। नेक्स्ट पॉइंट, right? Viability of payment. Direct taxes are lesser burden than indirect tax to people, as direct taxes are based on income earning ability of people। किस पे है? जितनी आप इनकम कमा रहे हैं उसी हिसाब से आपको टैक्स देना है। बट इनडायरेक्ट टैक्स में ऐसा नहीं है। अगर एक गरीब इंसान भी कुछ सामान खरीदने जाएगा, उसको भी टैक्स देना है। मान लीजिए अब कोई हमारी कंट्री का कोई बड़ा बिजनेसमैन सामान खरीदने जा रहा है, फोन खरीदने जा रहा है नॉर्मल, तो हाई फोन ले रहा तो उसे 28% देना है, नॉर्मल फोन ले रहा तो 18% देना है। और मैं भी एक सैमसंग का नॉर्मल फोन लेने जा रहा हूं, तो मुझे भी 18% जीएसटी देना होगा, उसको भी 18% जीएसटी देना होगा। बट उसकी इनकम ज्यादा है, मेरी इनकम कम है, तो वो ज्यादा डायरेक्ट टैक्स देगा, ज्यादा इनकम टैक्स देगा, और मैं कम इनकम टैक्स दूंगा। मैं तो देता ही नहीं। अच्छा सर आप नहीं देते? अरे ऐसा नहीं बोला मैंने, सुनो मेरी बात। मैंने क्या बोला कि जो बड़ा आदमी होगा, ज्यादा इनकम कमा रहा है, वो ज्यादा टैक्स देगा, जो कम इनकम कमा रहा है वो कम टैक्स देगा। बट यही दोनों इंसान जब बाजार में एक सैमसंग का नॉर्मल फोन खरीदने जाएंगे, तो दोनों ही 18% जीएसटी या इनडायरेक्ट टैक्स देंगे। तो यहां पे क्या बात निकल के आती है कि डायरेक्ट टैक्स में ऐसा होता है कि पीपल के बेसिस पे या पीपल की कैपेसिटी के ऊपर आपका टैक्स बेस डिपेंड करता है। बट इनडायरेक्ट टैक्स में आपकी अर्निंग कैपेसिटी, आपकी वेल्थ के ऊपर ये चीजें डिफाइन नहीं होती। द एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट ऑफ कलेक्टिंग इन डायरेक्ट टैक्सेस मोर एंड इम्प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन में रिजल्ट इन टैक्स एवेजन। Cost of collecting indirect tax is very less, as indirect tax are wrapped up in prices of goods and services and cannot be evaded। वो goods के prices में होता है, ये हम डिटेल में समझेंगे। अभी आज सिर्फ इसको रीड कर लीजिए। जब मैं आपको जीएसटी पढ़ाऊंगा तो हम इसके बारे में डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। तो यहां पे आप लिख सकते हैं डिटेल्ड एनालिसिस विद जीएसटी।
पेनल्टी, इट इज लेवर्ड ऑन द असेसी, बट यहां पे कस्टमर के ऊपर नहीं लगती, किसके ऊपर लगती है? सप्लायर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो ये चीज सप्लाई कर रहा है, और इनकम में जो इनकम जिसकी है उसके ऊपर लगेगा। तो मतलब जब जैसे यहां पे बात करें, हमारा एग्जांपल था राम और सुरेश लाल एंड सन्स वाला, अगर राम ने जीएसटी सुरेश लाल एंड सन्स को नहीं दिया और सुरेश लाल एंड सन्स ने वो सरकार को नहीं दिया, तो कल को पेनल्टी किस पे लगेगी? सुरेश लाल एंड सन्स पे, राम पे नहीं लगेगी। बट अगर राम ने इनकम टैक्स नहीं दिया तो किसके ऊपर लगेगी? बताओ 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 सर, राम पे लगेगी। डिफरेंस समझ में आया? ये फर्क आता है। नाउ वी कम अप टू द सिस्टम टेबल। हमारे पास ये सारी चीजें हैं जो हमें पढ़नी होती हैं, और यहां पे हम ये भी पढ़ेंगे कि कौन सी चीज किसकी पावर के अंडर, किसके राइट के अंडर और किसके डिटेल्ड में आएगी। राइट सर, बात समझ में आई आप लोगों को? डायरेक्ट टैक्सेशन, डायरेक्ट टैक्स में हमारे पास एक ही एक्ट है, इनकम टैक्स एक्ट 1961। इनडायरेक्ट टैक्स में हमें ये सारे लॉस मेजरली पढ़ने होते हैं। यहां पे सिर्फ मैं यूटीजीएसटी का बेस कवर कराऊंगा, एसजीएसटी हमें नहीं पढ़ना होता, वो ऑलमोस्ट सीजीएसटी के सिमिलर ही रहता है। तो यहां पे हमारे पास कस्टम है, सीजीएसटी है और आईजीएसटी है। ठीक है, ये सारे लॉस हमें इनडायरेक्ट टैक्स में पढ़ने होते हैं। क्लियर है सर? बेस समझ में आ रहा है? अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ बातें आपके साथ कवर करना चाहूंगा। आपने पढ़ा होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में पावर्स दी गई हैं सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट को, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट को, बट कुछ इनकी जॉइंट पावर्स भी हैं। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट को जो पावर दी गई है वो आती है यूनियन लिस्ट में, स्टेट गवर्नमेंट को जो दी गई है वो स्टेट लिस्ट में, और जो जॉइंट है वो आती है कंकरेंट लिस्ट में। राइट? तो इसी हिसाब से एक्ट्स डिफाइंड हैं कि कौन सा एक्ट किसके अंडर आएगा, किसकी पावर के अंडर आएगा। तो यूनियन लिस्ट से हम जब समझते हैं तो हम ये समझ पाते हैं, मैं सिर्फ अपने सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, बाकी सब्जेक्ट्स की नहीं। इनकम टैक्स, कस्टम, सीजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी, ये सारे जो हैं ये यूनियन लिस्ट में दिए गए हैं। तो इन सबका राइट्स किसके पास आ जाता है? आपका यहां पे, जैसे मैंने ये आपको समझाया। राइट? फिर बात करते हैं स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट से जो हमारे पास आता है वो आता है एसजीएसटी। ठीक है, तो इसी बेस पे हमारा निकल के आ रहा है कि इन सब लॉज में, इन सब लॉज में जो भी चेंजेस होंगे, जो भी अमेंडमेंट्स होंगी, जो भी पावर्स होंगी, वो किसके पास होंगी? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। इसमें जो पावर होगी, जो गवर्निंग बॉडी होगी, गवर्निंग लॉ के अथॉरिटी होगी, वो यहां होगी। अब यहां पे जैसे मैंने लिखा है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ये चीज है सिर्फ एसजीएसटी के लिए, यूजीएसटी तो फिर भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर ही आ जाएगा। नॉर्मली बोलते हैं वो यूनियन टेरिटरी में जाता है, तो वो यूटीजीएसटी एक्ट के साथ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही आ जाता है। क्लियर है सर? बात समझ में आई आप लोगों को? क्लियर है सर? इंट्रोडक्टरी क्लास है, इसको ज्यादा लंबा नहीं लेंगे, कुछ चीजें और हम आज समझेंगे। डिटेल्ड एनालिसिस हम धीरे धीरे जैसे अपनी क्लास को इंट्रोडक्शन से आगे बढ़ाएंगे तो हम इसको बहुत आगे लेके जा पाएंगे। क्योंकि अभी आप नए सब्जेक्ट में आएंगे, आप लोग पढ़ने के मूड में आएंगे, पढ़ने की चीजों में आएंगे, तभी आप चीजों को समझ पाएंगे। ये हमारे
टॉपिक्स हैं जो हमारे सब्जेक्ट के अंदर है। तो सर थैंक यू पहले आ गया, वो देखिए तुम खुश हो गए। नहीं नहीं सर, सुनिए बहुत ध्यान से। हमारे पास डायरेक्ट टैक्स में ये सारे टॉपिक्स हैं। बेसिक्स ऑफ टैक्स एंड रेजिडेंशियल स्टेटस, ठीक है। टैक्सेशन ऑफ फर्म एंड एलएलपी, टैक्सेशन ऑफ कंपनी एंड मैट, टैक्स प्लानिंग, टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स मैनेजमेंट एंड टैक्स इवेजन। टैक्स प्लानिंग, टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स मैनेजमेंट एंड टैक्स इवेजन। नेक्स्ट है जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स गार, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट टैक्सेशन ऑफ स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शंस। तो ये है डायरेक्ट टैक्स का पार्ट ए। ये क्या है? डायरेक्ट टैक्स का पार्ट ए, जिसको हम नॉर्मली भी यहां पे बोल सकते हैं डोमेस्टिक टैक्सेशन। क्या बोल सकते हैं? डोमेस्टिक टैक्सेशन। ये थोड़ा थोड़ा उसमें भी आ जाता है इंटरनेशनल टैक्सेशन का पार्ट भी, रेजिडेंशियल स्टेटस। सर ये तो हमने पढ़ा हुआ है एग्जीक्यूटिव लेवल में, ये सारे टॉपिक सर हमने कहीं ना कहीं सुने हुए हैं। सर आपने सुने हुए हैं, बट जब आप प्रोफेशनल लेवल में आएंगे तो इनके क्वेश्चंस का लेवल, इनका इंटरप्रिटेशन लेवल, इनका अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत बहुत ज्यादा बदल जाएगा। नेक्स्ट क्लास में ना मैं आपको इन टॉपिक्स में ही समझाऊंगा क्या क्या हमें पढ़ना है। आज मैं सिर्फ आपके साथ ब्रीफ बात कर रहा हूं इनके ऊपर। नेक्स्ट क्लास में हम इसके ऊपर डिटेल्ड एनालिसिस करते हुए चलेंगे। राइट, टॉपिक्स अंडर इंटरनेशनल टैक्सेशन। जब हम लोग इंटरनेशनल टैक्सेशन के बारे में पढ़ने आएंगे तो हमारे पास ये पार्ट भी है डायरेक्ट टैक्स का, ठीक है। ये पार्ट भी है डायरेक्ट टैक्स का। तो अगर मैं आपसे बात करूं तो हमारे पास ये बात आ रही है, डायरेक्ट टैक्स जो 30 नंबर में है, इसके दो पार्ट्स हैं। पार्ट ए डोमेस्टिक टैक्सेशन, पार्ट बी इंटरनेशनल टैक्सेशन। पार्ट ए क्या है? डोमेस्टिक टैक्सेशन। ये 30 नंबर में सिर्फ यही चीजें आएंगी हमारे पास, ये दो चीजें हैं। राइट सर, बट एक बात ध्यान रखिएगा सर, जब हम यहां पढ़ रहे होंगे टैक्सेशन ऑफ कंपनी, टैक्सेशन ऑफ फर्म एंड एलएलपी, रेजिडेंशियल स्टेटस या स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शंस, ठीक है, तो एक चीज ध्यान रखिएगा सर जो बहुत जरूरी है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि इन सब्जेक्ट्स, इस टॉपिक के लिए जो हमने एग्जीक्यूटिव लेवल में चैप्टर्स पढ़े थे, मेजर हमारे 5 हेड्स, ठीक है, उसमें से सैलरी तो आप कम कर सकते हो, बट बाकी सारे 5 हेड्स प्लस डिडक्शन चैप्टर, राइट, ये पढ़ा था हमने। हाँ जी सर, 5 हेड्स प्लस डिडक्शन प्लस सेट ऑफ क्लबिंग और प्लस असेसमेंट। असेसमेंट थोड़ा कम, बट जो ये टॉपिक्स हैं ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे और हमें इनको बहुत अच्छे से रिवाइज भी करना होगा इन टॉपिक्स के अलावा। तो सर पता है प्रॉब्लम क्या है सीएस प्रोफेशनल में? डायरेक्ट टैक्स है तो 30 नंबर का, बट इसमें कई बार हमें हमारा बेस होना चाहिए। सर जैसे हम टैक्सेशन ऑफ कंपनी या मैट लगा रहे हैं तो वहां पे हमें पीजीबीपी चैप्टर पूछा जा सकता है, राइट। फर्म में भी पीजीबीपी पूछा जा सकता है, यहां पे कैपिटल गेन लग के आ सकता है, इंटरेस्ट की इनकम आ सकती है, एफडी इंटरेस्ट, टैक्सेशन ऑफ स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शंस लाइक स्लम सेल, कंपल्सरी एक्विजिशन, तो यहां पे कैपिटल गेन लग के आ सकता है, राइट। तो यहां पे हमें ये चीजें समझनी है। मैं डिटेल में नेक्स्ट क्लास में एक टॉपिक के बारे में बताऊंगा आपको, एक एक टॉपिक का ब्रीफ समझेंगे हम क्यों दोबारा पढ़ रहे हैं इनको और क्या क्या चीजें हमारे यहां पे लिंक में रहेंगी। टैक्सेशन ऑफ नॉन रेजिडेंट अगर हम बात करें, इन सब चीजों को हम ब्रीफ टच जरूर करते हैं अपने एग्जीक्यूटिव लेवल में, हम इनको एक बार जरूर देखते हैं, बट जब हम यहां आएंगे तो हमें इनको और हाई लेवल पे और अच्छे से समझना पड़ेगा।
राइट सर। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है टैक्सेशन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो यहां पे हमारे पास CGST एक्ट आएगा, रूल्स भी आएंगे। जब हम एग्जीक्यूटिव लेवल में आते हैं तो हमारे रूल्स कम अप्लाई हो रहे होते हैं, यहाँ पे हमें रूल्स बहुत अच्छे से अप्लाई करने हैं सर। ये हमारा 70 नंबर का पेपर है, इसमें से ये 2 चीजें 10 नंबर में आएंगी और ये सारी चीजें 60 मार्क्स में आएंगी। तो हमें यहाँ पे इसका बेस अच्छा रखना है, बहुत टाइम लगेगा इनके ऊपर। और हम पहले इनडायरेक्ट टैक्स ही पढ़ेंगे, UTGST एक्ट प्लस रूल्स, IGST एक्ट प्लस रूल्स, GST कंपनसेशन एक्ट, कस्टम्स एक्ट प्लस रूल्स, फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज। ठीक है सर, ये सब हमारा इनडायरेक्ट टैक्सेशन में टॉपिक्स रहेंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एक एक टॉपिक के बारे में डिटेल समझाऊंगा, क्या क्या हमें यहाँ पे पढ़ना पड़ सकता है, क्या टॉपिक ज्यादा रेलेवेंस निकल के आएंगे। हम पूरी डिटेल एनालिसिस वाली बात करेंगे, वो भी हमारी इंट्रोडक्टरी क्लास रहेगी। पेपर के बारे में और कई सारी बातें करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। और मेरी एक बात हमेशा याद रखिए, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। दुनिया बोलती है एंजॉय करते रहो, खुश रहो, मैं ऐसा नहीं बोलता सर। पढ़ोगे तो अच्छे भी रहोगे, खुश भी रहोगे। तो मेन चीज क्या है, तब तक के लिए पढ़ते रहो। गॉड ब्लेस यू ऑल।